नमस्कार और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, घटनाओं की एक पूरी टाइमलाइन है, गांधीवादी युग पर नोट्स हैं और कांग्रेस के जो जरूरी अधिवेशन हुए उनकी एक लिस्ट भी है। अब हमारा मकसद इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक स्पष्ट कहानी बनाना है। 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी तक का पूरा सफर। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं होगी। हम उन रणनीतियों को, उन मुख्य किरदारों को और उन निर्णायक मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया। हम ये देखेंगे कि हर बड़ी घटना के पीछे की वजह क्या थी और उसका आगे चलकर असर क्या हुआ। तो चलिए कहानी को कांग्रेस की स्थापना से भी पहले से शुरू करते हैं। इसकी नींव तो यूरोपीय शक्तियों के भारत आने के साथ ही रखी गई थी। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे और 1961 में जाने वाले आखिरी भी। हाँ, और उनका शुरुआती मकसद तो व्यापारी था, खासकर मसाले। पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता ने डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसियों को भी भारत की ओर खींचा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, लेकिन धीरे धीरे इन व्यापारिक कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है, जिसका एक बहुत बड़ा रूप हमें 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा, जबकि हमारे यहाँ विनायक दामोदर सावरकर जैसे इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना। विलय की नीति, जिसके तहत झांसी, सतारा और नागपुर को हड़प लिया गया। सामाजिक और धार्मिक स्तर पर सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानूनों को भारतीय सामाजिक ढांचे में एक तरह का हस्तक्षेप माना गया। और आर्थिक कारण तो थे ही, जैसे जमीन पर भारी टैक्स और ब्रिटिश सामानों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग का बर्बाद होना। लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यहाँ वो चिंगारी बने चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और फिर मेरठ में 85 सैनिकों का इनकार, ये सब इस विद्रोह की तात्कालिक वजह बनी। और ये विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तांतिया टोपे, और झांसी में सिर्फ 22 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, पर इसके परिणाम बहुत बड़े थे। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पद वाइसरॉय में बदल दिया गया। तो भले ही विद्रोह कुचल दिया गया, पर इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। ठीक है, तो अब इस कहानी के अगले चरण पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद विरोध का तरीका बदला। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के जो शुरुआती 20 साल थे, वो उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थे। ये लोग याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए सुधारों की मांग करते थे। उनका मकसद था एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाना और लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना। इस दौरान कुछ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हुए, जैसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और 1905 के बनारस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के खिलाफ काफी आक्रोश व्यक्त किया गया। 1905 का बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने उदारवादियों की नीतियों पर एक तरह से सवाल खड़े कर दिए और इसी वजह से गर्मपंथी नेताओं को जन्म दिया, जो जन आंदोलन और स्वशासन पर जोर देते थे। इसी विभाजन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है ना? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई, और इसी बीच 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हो चुका था। हाँ, और इसके ठीक बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आए, जिन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल यानी मुसलमानों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की व्यवस्था की। इस एक फैसले का भारत की राजनीति पर बहुत ही दूरगामी
और विभाजनकारी प्रभाव पड़ा। अब भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने सत्याग्रह के अपने अचूक हथियार का इस्तेमाल किया। भारत में उनके शुरुआती आंदोलन बहुत सफल रहे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो नील किसानों के लिए था, वो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल, वो उनकी पहली भूख हड़ताल थी। और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह उनका पहला असहयोग आंदोलन था। इसके बाद आया 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया था। और इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। इस घटना के बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका लक्ष्य था स्वराज। लेकिन 1922 में चौनी चौरा की हिंसक घटना के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया। लेकिन अब स्वतंत्रता की मांग और मुखर हो रही थी। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इसी लक्ष्य को पाने के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च से, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हुए। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और करो या मरो का मंत्र दिया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1946 का कैबिनेट मिशन और फिर जून 1947 का माउंटबैटन प्लान, जिसके तहत भारत का विभाजन तय हुआ। गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन गृह युद्ध को टालने के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।